नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं RE पर बिलियन चैप्टर से लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम से। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका है द्रव्य विलयन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? द्रव्य विलयन के बारे में। क्या होता है द्रव्य विलयन? मैंने आपको बताया था कि द्रव्य विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यदि द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रव्य विलयन। दो पदार्थ को आपस में मिलाइए और ऐसे मिलाइए कि एक जैसा दिखे और वो पदार्थ द्रव अवस्था में है, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा? द्रव्य विलयन। अब द्रव्य विलयन बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि विलायक आपका किस अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में। विलायक फिक्स कर दो कि वो द्रव ही अवस्था में रहेगा। यदि आप विलायक फिक्स कर देंगे द्रव अवस्था में, तो आपका हमेशा कौन सा विलयन बनेगा? ज्यादातर द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यदि द्रव अवस्था में हो तो कौन सा विलयन कहलाता है? द्रव्य विलयन कहलाता है। द्रव्य विलयन जो है बच्चों, द्रव्य विलयन की एक खासियत यह है कि इसमें विलायक जो है आपको, वो हमेशा क्या होगा? किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। विलायक द्रव अवस्था में हो। विलायक किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो। द्रव्य विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण द्रव अवस्था में हो, द्रव्य विलयन कहलाता है। और द्रव्य विलयन कब बनता है? जब विलायक आपका किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो। तीसरी चीज, अब द्रव्य विलयन थ्री टाइप्स के होते हैं। यदि आपका विलय ठोस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो, तब द्रव्य विलयन बनेगा। यदि आपका विलायक भी द्रव अवस्था में हो और विलय भी द्रव अवस्था में हो, यदि आपका विलायक द्रव अवस्था में और विलय गैस अवस्था में, तो भी कौन सा विलयन बनेगा? द्रव अवस्था, द्रव्य विलयन बनेगा। द्रव्य विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, द्रव्य विलयन कहलाता है। द्रव्य विलयन बनने का रीजन है विलायक किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में। विलायक जब द्रव अवस्था में होता है तो थ्री टाइप्स के हो जाते हैं: ठोस प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव और गैस प्लस द्रव। यदि विलय ठोस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में, उदाहरण नमक और पानी, नमक प्लस पानी। सबको पता है नमक ठोस है और पानी द्रव है, और जो विलयन प्राप्त होगा सर्वत वो द्रव्य विलयन होगा। एल्कोहल प्लस जल, कौन सा विलयन है? द्रव्य विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें विलय भी द्रव अवस्था में है और विलायक भी द्रव अवस्था में है। मैंने बताया था इसमें जल में घुली ऑक्सीजन O2 प्लस जल। जल में देखो ऑक्सीजन घुली होती है, तभी ना मछलियां जल में भी सांस लेती हैं। तो ये हो गया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। द्रव की ठोस में विलेयता सबसे पहले पढ़ेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो ये हम आपको बता दिए कि इसमें हम आपको तीनों टॉपिक पढ़ाएंगे: ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। महत्वपूर्ण तीनों है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पढ़ लेंगे तो आगे के सारे टॉपिक आपको सरल लगेंगे। ठीक है, तो द्रव्य विलयन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यदि द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तो द्रव्य विलयन कहलाता है। विलायक हमेशा द्रव अवस्था में हो तब पहला ट्रिक है ठोस प्लस द्रव। ठोस को द्रव में मिलाइए तो नमक प्लस पानी, द्रव को द्रव में मिलाइए एल्कोहल और जल, गैस को द्रव में मिलाइए जल में ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे महत्वपूर्ण बात जानेंगे। तो अब हमारी है ठोस की द्रव में विलेयता या द्रव में ठोस की विलेयता। जो भी है, ठोस की द्रव में विलेयता। विलेयता होती क्या है? सबसे बड़ी बात विलेयता क्या है सर? पहले आप हमको विलेयता बताइए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। विलेयता जानना जरूरी है। विलेयता है क्या? मान लीजिए एक पात्र लिया आपने, पात्र कहां पास ले लें? यही पास ले लें। इस पात्र में आपने 100 ग्राम जल लिया।
कितने ग्राम लिया जल? 100 ग्राम जल। अब इस 100 ग्राम जल में एक तापमान निश्चित कर दीजिए, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर। निश्चित तापमान पर 100 ग्राम आपने जल लिया। इस 100 ग्राम जल में जितना अधिक शक्कर घुलेगा, 100 ग्राम जल में जितना शक्कर अधिक घुलेगा, जितना अधिकतम, न्यूनतम की बात नहीं हो रहा है, 100 ग्राम में जितना अधिकतम शक्कर घुलेगा वह उसकी विलेयता कहलाएगी। वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता। मतलब कहने का तात्पर्य कि पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, शक्कर की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो? घुली हो। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता। निश्चित मात्रा होना चाहिए। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम, 100 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम में जितना शक्कर घुला हो और आपका तापमान निश्चित हो, तापमान बढ़ता रहेगा तो इससे क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने समझ गई बात, मेरी बात को समझे आप लोग? क्या मैंने बताया? मैंने बताया बच्चों कि विलेयता क्या होती है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, शक्कर की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो? घुली हो। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। चलिए परिभाषा को नोट करते हैं, परिभाषा नोट कर लेते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो, वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता। विलेयता की परिभाषा होती है कि शक्कर की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो? घुली हो, वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। बनेगा। सबसे पहला हम विलेयता पढ़ेंगे, ठोस की द्रव्यमय विलेयता। सबसे पहले हम विलेयता कौन सी पढ़ेंगे? ठोस की द्रव्यमय विलेयता। चलिए सबसे पहले विलेयता में हम पढ़ेंगे ठोस की द्रव्यमय विलेयता। ठोस की द्रव्यमय विलेयता। जब किसी द्रव में ठोस को मिलाया जाता है तो ठोस की द्रव्यमय विलेयता प्रदर्शित कहती है। ठीक है, तो ठोस की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? कौन है जो ठोस की द्रव्यमय विलेयता को बढ़ाते हैं, घटाते हैं? जैसे क्या होता है बच्चों की हर एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे आप लोगों को प्रभावित करने वाले कारक आपके फोन है। यदि आप फोन पढ़ाई के अतिरिक्त ना चलाएं तो आपकी पढ़ाई बढ़ेगी। आप पढ़ाई के अतिरिक्त आप फोन चला रहे हैं तो आपकी पढ़ाई घट रही है। इसी प्रकार विलेयता को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठोस की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो उस कारक को हम पढ़ेंगे। वो कारक परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि विलेयता किसे कहते हैं? ठोस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब परीक्षा से याद आया, हाल ही में अभी एमपी बोर्ड, कल ही परसों ही एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में परिणाम कुछ बच्चों का अच्छा है, कुछ बच्चों का खराब है उनके हिसाब से। लेकिन देखो बच्चों क्या है कि परिणाम आपकी योग्यता को नहीं प्रदर्शित कर सकते। किसी भी शिक्षक या बच्चों की योग्यता जो होती है एक परिणाम नहीं दर्शा सकती।
हमें पता है, एक शिक्षक को पता होता है कि बच्चे कितना मेहनत किए हैं, और एक बच्चों को पता होता है कि सर ने कितना मेहनत किया है। तो ये बच्चों और शिक्षक के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बना रहना चाहिए, और परिणाम जो भी आया है उस परिणाम से आपको परेशान नहीं होना है, और अपने अभिभावकों से बात करना है कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है वो रास्ता जो है, आगे का रास्ता वो कठिन है। इन परिणामों को छोड़ने के बाद तो आप कठिन रास्ते को चयन कीजिए और उस रास्ते को ऐसे चलिए, इतना आसानी से चलिए, और एक ही वाहन की सुविधा लेकर आगे बढ़िए। दो दो तीन तीन वाहन नहीं लेना, एक वाहन से, और अपने मंजिल तक पहुंचिए। बस यही मेरी आपसे अनुरोध है, इच्छा है, सब कुछ है। परिणाम को लेकर हताश बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है? जब भी किसी द्रव को ठोस में मिलाया जाता है, द्रव को ठोस मिलाया जाता है, जैसे पानी में नमक मिलाया, उस तरह जब वो घुलता है तो उसकी विलेयता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? ठोस की द्रव में विलेयता को, इसमें अभी टॉपिक ऐसा डाल दें, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखिए, ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला नंबर है आपका बच्चों, पहला नंबर है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर अब बोलोगे सर प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है? इंसान का जो नेचर है वो इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी भी इंसान का नेचर अच्छा या बुरा, कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान का नेचर होता है। नेचर कैसा है? वो इंसान की अच्छाई और बुराई को दर्शाती है। जैसे समझे मेरी बात, एक बाइक जा रही है, उस बाइक पे मैंने हाथ दिया रुकाने के लिए कि मुझे ले चलिए, आप भी जा रहे हैं, हो सकता है वो बाइक ना रोके, उससे हम इंसान को जज कर लेते हैं, बोलते हैं वो बुरा इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। और कोई इंसान अगर रोक दिया, उसको बैठ गया, उसको भला इंसान समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसका नेचर है। हो सकता है वो एक ही आदमी को अपने बाइक में बैठा के चलाने की क्षमता रखता हो सकता है वो किसी जरूरी काम से जा रहा हो तो हमें नहीं बैठा पाया, तो उसके नेचर है। नेचर पर जाइए, ना कि इंसान की अच्छाई और बुराई पर जाइए। आप लोग जो आंखों देखी बात होती है उसी पर भरोसा करते हैं। आप किसी की बात की सिचुएशन को समझे कि नेचर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। उसी प्रकार बिलियन में भी नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर विलेय तथा विलायक का जैसा नेचर होगा वो ऐसा होगा। जैसे एक इसका कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व, लाइक, लाइक डिजॉल्व, लाइक समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। क्यों घोलता है? चलिए बताता हूं, मैं आपको रीजन सहित बताऊंगा। समान समान को घोलता है, अच्छा इंसान अच्छे को ढूंढ लेता है, बुरा इंसान बुरे को ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए मेरी क्रिकेट खेलने की प्रकृति ना, मैं क्रिकेट खेलने वाले को ढूंढ लूंगा, पूरे सीधी जिला में कहीं कहीं मिल ही जाएगा। बास्केटबॉल खेलने वाले को बास्केटबॉल खेलने वाला दोस्त मिल जाएगा, पढ़ने वाले को पढ़ने वाला दोस्त मिल जाएगा, मोबाइल चलाने वाले को मोबाइल चलाने वाला दोस्त मिल जाएगा। उसी प्रकार विलेय को अपना विलायक उसके जैसा मिलेगा और वो उसी के साथ घुलेगा, और दूसरा विलेय को दूसरे विलायक के साथ ही घुलेगा। आप सोचेंगे एक बास्केटबॉल खेलने वाले को क्रिकेट खेलने वाले के साथ दोस्ती हो जाए तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका वो नेचर नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले का नेचर अलग है, बास्केटबॉल खेलने वाले का नेचर अलग है। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है ठोस की द्रव में विलेयता से संबंधित। मेरी बात को अच्छे से समझेगा। अगर मैं बोलूं कि NaCl जल के साथ घुलता है, ठीक है, और नेप्थेलीन बेंजीन के साथ घुलता है, क्यों? क्यों सोडियम क्लोराइड बेंजीन के साथ नहीं घुलता? क्यों? क्यों नेप्थेलीन बेंजीन के साथ ही घुलता है, जल के साथ क्यों नहीं घुलता? रीजन है,
क्योंकि NaCl के पास धन और ऋण दोनों आवेश है, मतलब आयनिक है, और जल भी आयनिक है। दोनों आयनिक होने के कारण ये आपस में घुलते हैं, जबकि नेप्थेलिन और बेंजीन आयनिक नहीं है, इसलिए वे आपस में घुलते हैं। ये आयनिक है, सोडियम क्लोराइड भी आयनिक है, जल भी आयनिक है। इन दोनों के पास ऋण और धन दोनों है, इनके पास भी ऋण और धन दोनों है। जिनके पास ऋण धन दोनों है और उसके पास भी ऋण धन दोनों, तो किसके साथ जुड़ेगा? ऋण धन वाले के साथ जुड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड और जल दोनों आयनिक है, अर्थात ध्रुवी है। आयनिक का मतलब क्या होता है? ध्रुवी है। और आपको बता दूं कि ध्रुवी होने के कारण ये आपस में जुड़ते हैं, जबकि नेप्थेलीन और बेंजीन इसलिए आपस में घुलते हैं क्योंकि ये आयनिक नहीं है, अर्थात अध्रुवी हैं। और अध्रुवी हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। मेरी बात को समझे? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सोडियम क्लोराइड जल के साथ इसलिए घुलता है क्योंकि ये दोनों आयनिक है, और आयनिक है तो मतलब ध्रुवी है, तो ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक के साथ घुलेगा। जबकि जो आयनिक नहीं है वो अध्रुवी कहलाता है, तो अध्रुवी विलेय किसके साथ घुलेगा? अध्रुवी विलायक के साथ। तो सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक के साथ घुलेगा, जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक के साथ घुलता है। तो ये होती है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक को घोलता है। अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक को घोलता है। क्यों ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक को घोलता है? क्योंकि ये दोनों आयनिक हैं, जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक को इसलिए घोलता है क्योंकि ये आयनिक नहीं है। भाई जिसकी जैसी प्रकृति। अब मैं बैडमिंटन वाले के साथ क्यों घुलूं? क्यों बैठूं उसके साथ? क्योंकि वो बैडमिंटन खेलता है। मैं क्रिकेट वाले के साथ बैठूंगा, मैं क्रिकेट की बातें करूंगा क्योंकि वो मेरा क्रिकेट का फैन है। तो प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है उसकी विलेयता। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट से लिख लेंगे कि अध्रुवी ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक के साथ घुलता है, ध्रुवी विलायक के साथ घुलता है या घुलता है, जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक के साथ घुलता है। जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक के साथ घुलता है। कोई दिक्कत? पहला आपको ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। जैसी जिसकी प्रकृति वो उसके साथ घुलेगा। विलेय तथा विलायक की प्रकृति में समान समान को घुलने वाला कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो सोडियम क्लोराइड जल के साथ इसलिए घुल रहा है क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी आयनिक है, जल भी आयनिक है, और आयनिक है तो ध्रुवी है, और ध्रुवी होने के कारण ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक के साथ घुल रहा है, और आयनिक ना होने के कारण अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक के साथ घुलता है। ये है पहला प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर कारक है तापमान का प्रभाव। दूसरा कारक है आपका ताप का प्रभाव। चलिए देखते हैं ताप का प्रभाव। तापमान का प्रभाव। चलिए देखते हैं। चलिए, जब ठोस द्रव के साथ घुलता है तो विलयन और उष्मा देता है। ठीक है, दूसरी बात, ठोस प्लस द्रव। हो सकता है कुछ पदार्थ जब आपस में घुलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हमें खुद उष्मा देनी पड़े। उष्मा जब हम देंगे तब क्या बनाएगा?
विलयन बनाएगा। सबको पता है कि अगर उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकल रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है आपकी ऊष्माक्षेपी। और अगर अभिकारक के रूप में ऊष्मा का शोषण हो रहा है तो हो गया आपका ऊष्मा शोषी। चलिए अच्छे से देखिए, जब ठोस और द्रव आपस में मिलकर विलयन प्लस ऊष्मा बनाते हैं तो क्या, मेरी बात को सुने। पहला नंबर ये है, और ठोस और द्रव में ऊष्मा दे रहे हैं तब विलयन बन रहा है। यहाँ ऊष्मा बाहर निकल रही है विलयन के साथ, और यहाँ ऊष्मा जो है देना पड़ रहा है आपको, तब विलयन बन रहा है। पहला नंबर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपका ये है बच्चों कि पहला नंबर केस ये है कि आप ये बताइए कि आप ताप को बढ़ाना चाहते हो, आप तापमान को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। एक चीज आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, नाम है ले सातेलिए का नियम। ले सातेलिए का नियम क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी किसी अभिक्रिया में आप छेड़खानी करोगे, ताप बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे, तो रासायनिक अभिक्रिया आपका विरोध करेगी और वो दूसरी दिशा में चलेगा। मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या चाहेगी? मुझे पीछा करना चाहिए। ले सातेलिए का नियम ये कहता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि ले सातेलिए ने ये बताया कि किसी भी रासायनिक क्रिया में यदि आप छेड़खानी कर रहे हो सांद्रता, ताप या दाब के आधार पर, तो रासायनिक अभिक्रिया आपका क्या करेगी? विरोध करेगी। क्या करेगी बच्चों? विरोध करेगी। और रासायनिक अभिक्रिया यदि आपका विरोध कर रही है तो रासायनिक अभिक्रिया जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा से वो शिफ्ट हो जाएगी। आप ताप को बढ़ाना चाहते हो तो रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी? ताप को कम करना चाहेगी। अभिक्रिया क्या करना चाहेगी? ताप को कम करना चाहेगी। अभिक्रिया ताप को कम करना चाहेगी। रासायनिक अभिक्रिया में आप ताप को बढ़ाना चाहते हो, अभिक्रिया ताप को कम करना चाह रही है। और कब अभिक्रिया ताप को कम होगी, कब अभिक्रिया में ताप कम होगा, ये बताइए आप। जब पीछे की ओर आएगी अभिक्रिया, विलयन और ऊष्मा को अवशोषित करके ठोस प्लस द्रव बनाए। यदि ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ताप बढ़ेगा, यदि ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ताप क्या होगा? घटेगा। तो अभिक्रिया ताप को कम करना चाहती है तो अभिक्रिया किधर आएगी? पीछे की ओर आएगी, पश्चिम दिशा की ओर। किधर? पश्चिम दिशा की ओर। कोई दिक्कत? ठीक। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? और अभिक्रिया जब पीछे आएगी तो विलयन से जब ठोस और द्रव बनेगा तो विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी? जब सरबत से नमक और पानी बनेगा तो विलेयता घटेगी भैया, क्योंकि ठोस और द्रव से मिलकर क्या बन रहा है? विलयन। और विलयन से ठोस और द्रव बन रहा है, क्योंकि अभिक्रिया पीछे की ओर जा रही है, तो पीछे की ओर जाएगी तो विलेयता क्या होगी बच्चों? वो होगी घटेगी। विलेयता आपकी घटेगी। मैंने बोला कि ताप को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं तो अभिक्रिया तुरंत विरोध करेगी और ताप को कम करेगी। ताप कब कम होगा? जब विलयन और ऊष्मा से ठोस और द्रव बने। जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तब ताप कम होता है, जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो ताप बढ़ता है। तो अभिक्रिया विलयन प्लस ऊष्मा से जब ठोस और द्रव बनाएगी तब ताप कम होगा, और जब विलयन से ठोस और द्रव बनेगा तो समझने वाली बात है, जब टूट कर बन रहा है तो विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। दूसरा केस, केस सेकंड स्थिति दूसरी देखिए। दूसरी स्थिति में यह है बच्चों कि इस बार अभिक्रिया इस बार मैं ताप को कम करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ताप कम हो जाए। अभिक्रिया क्या कर रही है बच्चों? ताप को बढ़ाना चाहेगी। अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी। अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी।
अब ताप कब बढ़ेगा? जब उष्मा बाहर निकले, तो ठोस और द्रव से जब विलयन प्लस उष्मा बने, तो मतलब अग्र दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? अग्र दिशा की ओर। और आगे अपक्रिया जब बढ़ेगी, ठोस और द्रव से विलयन और उष्मा बनेगा, तब अपक्रिया आगे बढ़ेगी, तो विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा भाई। ठोस और द्रव से जब विलयन बनेगा तो विलेयता ऑब्वियसली बढ़ेगा। उष्माक्षेपी अपक्रिया में मैं ताप को बढ़ाना चाहा, तो अपक्रिया तुरंत क्या की? ताप को कम करना चाहिए। और जब अपक्रिया ताप को कम करती है, तो अपक्रिया किधर जाती है? पीछे की ओर। अपक्रिया किधर जाती है? पीछे की ओर। और जब पीछे की ओर जाएगी, तो विलेयता तो घटेगी। इस बार मैं सोचा ताप को मैं कम कर दूं। उष्माक्षेपी अपक्रिया में जब मैंने ताप को कम करना चाहा, तो अपक्रिया तुरंत मेरा विरोध, क्योंकि सूरज तिवारी का विरोध करना है, क्योंकि लेसा तेलिए ने बताया है कि जब भी अपक्रिया में आप छेड़खानी करोगे, तो अपक्रिया तुरंत विरोध करोगी। और अपक्रिया इस बार ताप को बढ़ाना चाहिए। और ताप कब बढ़ेगा? जब उष्मा बाहर निकलेगी, मतलब आगे की ओर, अग्र दिशा की ओर। इस बार आगे बन रहा है, ठोस और द्रव से विलयन बन रहा है, तो विलेयता बढ़ रही है। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, अब उष्मा शोषी अपक्रिया में देखिए, उष्मा शोषी अपक्रिया में केस फस, पहला केस देखिए, पहला केस देखिए, पहला केस में यह है बच्चों कि इस बार अपक्रिया ताप को बढ़ाना चाह रही है। चलो, नहीं, मैं ताप को बढ़ाना चाह रहा हूं। अपक्रिया तुरंत मेरा विरोध करेगी और ताप को कम करना चाहेगी। अपक्रिया ताप को कम करना चाहेगी। मैं ताप को बढ़ाना चाहता हूं, अपक्रिया ताप को कम करना चाहेगी। ताप कब कम होगा? ध्यान से देखिए, जब उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ठोस द्रव उष्मा से विलयन बने अग्र दिशा की ओर। जब अपक्रिया आगे की ओर जाएगी, तो ताप कम होगा। और जब ताप कम होगा, तो अपक्रिया आगे की ओर जा रही है, तो ताप कम हो रहा है, और ठोस प्लस द्रव से विलयन बन रहा है, तो विलेयता बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा केस ये है बच्चों, केस सेकंड। केस सेकंड ये है बच्चों कि इस बार मैं ताप को कम करना चाह रहा हूं। मैं ताप को कम करना चाह रहा हूं, ताप अपक्रिया ताप को बढ़ाना चाह रही है। अपक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी। और अपक्रिया ताप को कब बढ़ाएगी? अब ताप कब बढ़ेगा? जब विलयन से ठोस प्लस द्रव और उष्मा बने। तो जब उष्मा बाहर निकलेगी, तब ताप बढ़ेगा। मतलब इस बार किधर आ रही है? पश्चिम दिशा की ओर, पीछे की ओर। और पीछे की ओर आएगी बच्चों, तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। सीधी सी बात है, विलेयता घटेगी। सजाई बात। बड़ी बात यह है कि ले सातेलिए का नियम यह कहता है कि यदि आप अपक्रिया में कुछ छेड़खानी कर रहे हो, तो अपक्रिया आपका तुरंत विरोध करेगी। आपने उष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप को बढ़ाना चाहा, अपक्रिया तुरंत ताप को क्या करना चाहिए? कम करना चाहेगी। जब अपक्रिया ताप को कम करेगी, तो वो पीछे की ओर जाएगी। कोई दिक्कत? उष्मा का अवशोषण ही पीछा। जब पीछे की ओर जाएगी, तो विलेयता घटेगी। फिर आपने ताप को कम करना चाहा, अपक्रिया ताप को बढ़ाना चाहिए। और अपक्रिया ताप को बढ़ाती है, तो अपक्रिया आगे की ओर जाएगी, क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है। जब भी अपक्रिया आगे की ओर जाएगी, तो विलेयता बढ़ेगी। उष्मा शोषी अपक्रिया में ताप को बढ़ाना चाहती है। अपक्रिया, हम लोग ताप को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपक्रिया ताप को क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। और जब अपक्रिया ताप को कम करेगी, तो अपक्रिया किधर जाएगी? आगे की ओर, क्योंकि उष्मा का अवशोषण होगा। और जब अपक्रिया आगे की ओर जाएगी, तो विलेयता बढ़ेगी। दूसरा केस यह है कि आप ताप को कम करना चाह रहे हैं, अपक्रिया तुरंत आपका विरोध करेगी और ताप को बढ़ाएगी। ताप कब बढ़ेगा? जब उष्मा का अवशोषण ना हो, उष्मा बाहर निकले, तो विलयन से ठोस प्लस द्रव प्लस उष्मा, तो विलेयता घट गई। बनेगा? चलिए इसको हम लिखा देते हैं आपको नोट्स टाइप का।
चलिए इसमें लिखिएगा तापमान के प्रभाव में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप को बढ़ाने पर विलेयता घटती है, जबकि ऊष्माशोषी अपक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। कोई दिक्कत? तीसरा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अब दाब क्या है? देखिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठोस की द्रव में विलेयता में। क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों अवस्था असंपीड़ित है, मतलब इसे दबाया ही नहीं जा सकता। तो आप लिख लेंगे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों असंपीड़ित हैं। लगभग असंपीड़ित। समझ आई बात? ये थी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने सबसे पहले आपको विलेयता पढ़ाया, मैंने बताया कि पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो, घुली हो, विलेयता कहलाती है। ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने प्रकृति बताया, मैंने बताया ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक के साथ घुलता है, अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक के साथ घुलता है। मैंने तापमान समझाया, मैंने बताया कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस और द्रव दोनों क्या है, लगभग असंपीड़ित है। अगर आपको पूरा ये थ्योरी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।